हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ आकाश इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़। आज 5th क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है। तो इसका फिजिक्स हम सॉल्व करने वाले हैं बैठ के। अभी तक मैंने भी नहीं किया है, तो साथ के साथ करते हैं। आओ फटाफट से हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर्स, ये नंबर दे रखे हैं, इनका सम इसने पूछ रखा है, ठीक है। तो जैसे इनका सम करते हैं ना अपन, तो अपने पास आता है 663.821 ग्राम्स, ठीक है। अब इसमें से अगर अपन आंसर देखें ना, तो अपना आंसर कौन सा होगा? लीस्ट नंबर इसमें अपने पास लीस्ट पॉइंट कौन सा है? 0.2 है। तो यानी कि 663.8 ग्राम्स अपन इसका आंसर लेंगे। तो यानी कि अपने पास सेकंड ऑप्शन आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब अपने पास अगला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ना, एक कार है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चलते जा रही है, ठीक है। एक गाड़ी है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चलते जा रही है। तो 1 सेकंड हो गई, 2 सेकंड हो गई, 3 सेकंड हो गई, 4 सेकंड हो गई, 5 सेकंड हो गई, और ये हो गई 6 सेकंड। ये चलते जा रही है। ये कह रहा है कि ना 4th सेकंड के अंदर ना, अगर हम देखें अपने इसके अंदर, तो 4th सेकंड के अंदर ना 20 मीटर ये कवर कर रही है। तो यानी कि ये होगी पहली सेकंड, ये होगी सेकंड। यहाँ पे 2 सेकंड कंप्लीट हो रही है। सेकंड कब स्टार्ट हो रही है? यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। ये होगी 3rd सेकंड, ये होगी 4th सेकंड, ठीक है। ये होगी 5th सेकंड, ये होगी 6th सेकंड। तो 4th सेकंड के अंदर ये कार कवर कर रही है 20 मीटर, और 5th सेकंड के अंदर ये कार कवर कर रही है 25 मीटर्स। तो ये पूछ रखा है 3rd सेकंड के अंदर ये कार कितना कवर करेगी। तो अपने पास ना सिंपल इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देखो, एस इज इक्वल्स टू एस nth, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2n-1। तो ठीक है, तो इसके थ्रू अपन ना 2 इक्वेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो 20 वाले के लिए, 20 वाले के लिए कैसे, 20 मीटर कवर किया था 4th सेकंड में, तो u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 4-1, ठीक है। अपने पास ये आ गया। अब दूसरा क्या है, 25 मीटर कवर किया था कौन सी सेकंड में? 5th सेकंड में, ठीक है। तो 2 इंटू 5-1, ठीक है। अब अगर इसको अपन सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से अपने पास a की जो वैल्यू आएगी ना, मान लो हम ये 1 है, ये 2 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो u से u कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे ताकि u की वैल्यू आ सके। जैसे फर्स्ट में रखते हैं 20 इज इक्वल्स टू यू प्लस 5/2 इंटू 7 5 35, 35/2। तो 20 माइनस 35/2 इज इक्वल्स टू यू, और u की वैल्यू आएगी 5/2, ठीक है। u की वैल्यू आ गई। अब अपन क्या कर देंगे, 3rd इक्वेशन मतलब 3rd सेकंड के लिए इक्वेशन लगाते हैं सेम अपना। तो डिस्टेंस कितना होगा, u 5/2 प्लस a/2, a कितना है अपने पास 5, और क्या है मल्टीप्लाई बाय 2n, तो 2n कितना है 3rd सेकंड है -1, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 15 मीटर्स। तो ये सब होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि 15 मीटर कैसे आई। आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 138 करते हैं। द 2 स्टोन्स आर थ्रोन अप, 2 स्टोन को ऊपर फेंका गया फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ, एक क्लिफ थी और उसके ऊपर से यहाँ से 2 पत्थर फेंके गए, और क्लिफ की हाइट है 300 मीटर, ठीक है। इनिशियल स्पीड इज़ 10 मीटर एंड 20, एक फेंका गया 10 से और एक फेंका गया 20 से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द स्टोन with respect to the first stone till both stones are in air, neglect the air resistance, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों को फेंका गया है, और ये कैसे फेंके गए हैं, सॉरी किसी एंगल पे नहीं फेंके गए, ये ऊपर फेंके गए हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई 10 और 20, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, v रिलेटिव जो है ना, वो 10 आ रही है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशन एक एक्सेलरेशन का रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों के ऊपर हालांकि एक्सेलरेशन बराबर लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का रोल प्ले हो रहा है, बट दोनों के ऊपर बराबर लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। और जितनी स्पीड से 10 घटेगी ना, उतनी स्पीड से मतलब जितनी स्पीड से इस 10 मीटर वाले की स्पीड घटेगी ना, उतनी ही एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड भी घटेगी, जिसकी वजह से अपने पास मतलब लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला जो ग्राफ होता है ना, अपने पास ये आ जाएगा कि धीरे धीरे उनका जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, ठीक है।
अब अपन इसको अगर इक्वेशंस की फॉर्म में करके देखें ना तो कैसे करेंगे, मतलब हमें कोई इक्वेशन मिल जाए ग्राफ की, ठीक है। तो स्टोन 1 के लिए डिस्टेंस क्या होगा, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रही है इसलिए अपन क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x2 क्या आएगी 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सोल्व करोगे ना आप लोग तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 10t, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए ये वाला ग्राफ होता है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ की पावर देखो कौन है ना, पावर कुछ है ही नहीं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन रीजन है, इफ़ द टू पार्टिकल्स मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट है यानी कि डायरेक्शन भी सेम है, हैव टू मीट ओके, द रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग द लाइन एडजॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ना दो पार्टिकल हैं और वो ना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी वेलोसिटी भी सेम ही है, कांस्टेंट रह रही है, मतलब इन दोनों की अलग अलग हो सकती है वेलोसिटी बट दोनों की जो भी है कांस्टेंट रह रही है, और ये दोनों ना मीट करेंगे, ठीक है। तो जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है ना मस्ट बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल। हाँ यार, अगर एक ऐसे जा रहा होगा एक ऐसे जा रहा होगा तो कैसे बात बनेगी, जो इन दोनों पार्टिकल को लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी के ऊपर आना होगा। तो रिलेटिव मोशन मीन्स द मोशन ऑफ वन पार्टिकल एज व्यूड फ्रॉम अदर पार्टिकल, ये भी बात ठीक है, ठीक है। तो ये ठीक है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ठीक है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज दिस, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़, ठीक है जी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है तो अपने लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन गिवन है ये, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू, अपन ने ना स्टार्टिंग में 11th की स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, वाई इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ ऐसा ही था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना √3x माइनस 5x स्क्वायर दे रखी है। अगर अपन इसको कंपेयर करें ना तो y से y कंपेयर हो गया जी, ठीक है। x tan थीटा की वैल्यू आ रही है जो √3 आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू √3 किस पे होता है, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू आई है 60 डिग्री, ये क्या है विद हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद वर्टिकल इन्होंने पूछ रखा है, तो 90 माइनस 60 करेंगे ना तो 30 अपना पास आंसर आएगा, ठीक है। इजी बीजी क्वेश्चन था, इसका आपको अच्छे से याद होना हो डजेंट मैटर, बट आप कंपेयर करके ये निकाल सकोगे। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे √3 दे रखी है। 2 blocks of masses 4 किलो और 8 किलो आर कनेक्टेड टू फिक्स आइडियल पुली एज शोन इन द सिस्टम, द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक आफ्टर द रिलीज इज, ठीक है। तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऐसे तुक्का नहीं मारना कि ये ज़्यादा हैवी है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होएगा, ठीक है। ये चीज़ें मत किया करो। हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये अपने आप डायरेक्शन दे देगा अपन को, तो 8 माइनस 4 अपॉन 8 प्लस 4 इंटू जी, तो ये आएगा g/3 अपवर्ड, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, कोई डाउट ना हो, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। सिंपल पेंडुलम हैंगिंग फ्रीली स्टेड एट रेस्ट इन वर्टिकल बिकॉज ऑफ दिस, सिंपल पेंडुलम है स्टेड एट रेस्ट इन वर्टिकल, ठीक है जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसकी मिनिमम होगी, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है तो फिर वो मतलब रेस्ट पे ही रहेगा ना। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम को कोरस्पॉन्ड करती है, ठीक है। ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, ठीक है। स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ सिस्टम परफॉर्म्स पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज, ठीक बात है जी। जैसे ही पॉजिटिव वर्क करने लगेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज़ होएगी।
In inelastic collision of two bodies, linear momentum of the system remains conserved. ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर ना लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ये याद रखने वाली बात है. इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हाँ, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन में थोड़ी सी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है कोलिजन के टाइम पे, सारी कंजर्व नहीं हो पाती, इस वजह से ये भी ठीक है. टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व नो मैटर वट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज आर प्रेजेंट इन द बॉडी. नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रह पाती, वो चेंज हो जाती है. ठीक है, और इवन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह सकती. ठीक है सर, तो 143 का अपने पास 4 होगा. ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ना वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग ना नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ना कि टोटल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्वेश्चन नंबर 144. क्वेश्चन नंबर 144 असर्शन है फोटो डायोड कैन बी यूज्ड एज फोटो डिटेक्टर टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स. ठीक है जी, करेक्ट है. फोटो डायोड को हम ऑप्टिकल सिग्नल के लिए फोटो डिटेक्टर की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्जर्व द चेंज इन द करंट विद चेंज इन लाइट इंटेंसिटी इफ़ अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू फोटो डायोड. नहीं, फोटो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर होता ही नहीं है. ठीक है, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है ना तो रिवर्स बायस करंट जो होता है ना वो बढ़ता है. ठीक है, तो रिवर्स बायसिंग अपन उसके अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि ना जो रिवर्स बायस होता है उसके अंदर करंट जो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज़ करती है ना तो करंट वेरिएशन हम इजीली देख पाते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रिवर्स बायसिंग के अंदर, इसलिए फोटो डायोड रिवर्स बायस के अंदर यूज़ किया जाता है. ठीक है जी. द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी नोट इन द सर्किट एज शोन. ठीक है, हमें आउटपुट वोल्टेज बतानी है कितनी होगी. तो यहाँ पे जो भी है 6 वोल्टेज आ रहा है, 0 और 6 हम मान लेते हैं. ठीक है, तो क्या है 6 वोल्ट. 145 का अपने पास आंसर 4 होएगा. ठीक है, यहाँ पे सेम ही चला जाएगा ना 6 वोल्ट, क्योंकि जेनर डायोड है. जेनर डायोड क्या करता है, अपने दोनों एंड्स के ऊपर सेम पोटेंशियल बना के रखता है जो उसका अलाउ किया गया है मैक्सिमम पोटेंशियल. ठीक है, ठीक है सर. तो अपने पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट अपन को बतानी है. ठीक है, द न्यूक्लियर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर. न ये फॉर्मूले सारे याद कर लेना भाई ढंग से. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर एलिमेंट हैविंग मास नंबर ए इज ऑल्सो. नहीं, आयरन के लिए होती है ना. when two deuterium nuclei fuses together to form a tritium nucleus we get a proton. ठीक है, जो ड्यूट्रियम, ये याद रख लो, जब जो ड्यूट्रियम अब आपस में फ्यूज़ करते हैं ना तो ट्रिटियम और प्लस एक प्रोटॉन निकलता है. ठीक है, तो ये करेक्ट थी. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर बाउंड इन न्यूक्लियस बाय शॉर्ट रेंज वीक न्यूक्लियर फोर्सेज. वीक न्यूक्लियर फोर्सेज नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज के थ्रू बाउंड होते हैं ना वो लोग तो. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा. ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देखा, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ना वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया, क्योंकि और ये कह रहा है डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि गलत है. और जो बाइंडिंग एनर्जी है ना वो आयरन की सबसे ज़्यादा होती है, तो ए 56 होता है उसका, तो वो 170 से कम है. ठीक है, और जो अगला है वो न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो बाउंड जो होते हैं वही कि ना ये वीक लिखा हुआ है ना तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू ये बाउंड होते हैं. ठीक है जी, अपना अपना ये क्वेश्चन. ठीक है बस, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रखा है, एक रिएक्शन हुई है, उसके अंदर क्या है भाई, कोई एक एक्स था. ठीक है, जो y प्लस अल्फा पार्टिकल के अंदर टूट गया. ठीक है, तो Q वैल्यू क्या होती है, y की काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, यही होती है अपने पास. ठीक है जी, तो y की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें. इस टाइप की रिएक्शन में ना जो एंगुलर मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है ना, टोटल मोमेंटम वो कंजर्व होता है. तो हम क्या करेंगे, 5.4 इंटू 2m. हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² बाई 2m होती है. 2m उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू में
2m इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर होता है ना अपने पास, और स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल होगा, स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन में। तो 5.4 इंटू 2m, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का वजन 4 होगा, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इंटू में 234, ठीक है, इसका था 238, इसका हो जाएगा 234, ओके बस, ठीक है। ये 4 क्यों आया सर, डबल क्यों नहीं किया, इसको भी डबल करना पड़ता, मैंने पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर था दोनों तरफ तो वो अंडर रूट हो जाएगा, मतलब हटाने के लिए, तो बेसिकली साफ साफ सी बात ही लिख दी मैंने डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ से अपन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी 0.092 MeV, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या आएगी 0.092 MeV प्लस में 5.4 MeV, तो यहाँ से अपने पास आएगी 5.49, 2 है नहीं, ठीक है, 5.492 MeV टू बी प्रिसाइज। 148 का करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम N1 से N2 के अंदर जा रहा है वो, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज़ 8 टाइम, टाइम पीरियड कितना दे रखा है जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जा रहा है ना, तो 8 टाइम्स दे रखा है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 और N2, ठीक है, तो अपने पास बड़ा आसान सा है, जो T होता है इज इक्वल्स टू N का क्यूब होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो T1 T2 इज इक्वल्स टू N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब, और ये T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन दे रखा है कि जो पहले वाला है वो 8 गुना है उससे, ठीक है। तो हम ऐसे कर लें और ये नंबर हट जाएंगे, T से T चला जाएगा, क्यूब करेंगे इनका, तो 2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, तो N1 इज इक्वल्स टू 2N2, ठीक है। तो N1 जो आया वो 2N2 के इक्वल आया, यानी कि N2 की वैल्यू का डबल, तो N2 की वैल्यू का डबल ये रहा, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, और किसी के अंदर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। 148 को 1, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg एंड 6 kg आर लोकेटेड एट अ पॉइंट, इन दोनों पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, ओके 2 kg से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, तो वेक्टर लगाएंगे 3D वाला, ठीक है, तो उसके थ्रू अपन इसको निकाल सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू 2 प्लस 2 आई कैप, मतलब M1 R1, तो R ये हो गया और M ये हो गया, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, इंटू में इसका वजन है 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का वजन M1 प्लस M2 8, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7/4 आई कैप प्लस 7/4 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है सेंटर ऑफ मास का 2 kg मास से, ठीक है, तो ये 2 kg से कितना दूर है, तो D की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट 7/4 माइनस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 7/4 माइनस 1, 7/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का, यहाँ पे भी 1 है वहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये अपन लगाएंगे, यहाँ से आएगा 3√2/4, ठीक है सर, इजी सा सवाल था। ओके नाउ व्हाट, अच्छा ये किसी को समझ में ना आया हो ना, तो क्या होता है जैसे R1 माइनस R2 करते हैं ना, तो वो वाला तरीका यहाँ पे लगाया है, वेक्टर्स के अंदर सिखाया होगा आप लोगों को। थ्री इक्वल मासेस 3 kg each are fixed at vertices of equilateral triangle ABC
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसके पास अपने पास 3-3 किलो के मास हैं। ये सारे कितने के हैं? 3 kg, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2 kg प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड विल बी। सेंट्रोइड के ऊपर कुछ भी रख दो, मतलब सारे बराबर हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 0 आएगा। रॉकेट इज़ फायर्ड वर्टिकली विद द स्पीड हाफ ऑफ द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाउ फार फ्रॉम। अच्छा, मतलब कि वो पूछ रहा है कि ना ये कितनी दूर जाएगा। तो इसके लिए ना यार एस्केप स्पीड कितनी होती है? √2gm/r होती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ना h हाइट ये पकड़ेगा, ठीक है। तो ना अपन क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो पहले क्या था, -gmm/r सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी प्लस ½ mv², जो v/2 हमने दी वो किसके इक्वल हो जाएगी? -gmm/r प्लस h के इक्वल हो जाएगी, यानी कि h हाइट पे जाने के बाद उसके पास जो पोटेंशियल होगी उसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप लोग सिंपली सोल्व करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा 3rd। असर्शन रीजन की बात कर देते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है। जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं ना, तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होएगी, तो इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। करते हैं भाई, डिपेंड कैसे नहीं करते? फॉल्स। 3rd ऑप्शन होगा 152 का 3rd। 153 को देखते हैं अपन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एक्सेलरेटेड बाय 150 ओके वेवलेंथ लैम्डा इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 300% देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रखी है, ठीक है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है h/p, है ना, और h/√2mv, ठीक है, इनटू चार्ज। ओके, सो अपने पास क्या होएगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √v होगा, ठीक है जी। हमने v को ही चेंज करना है इसके, तो क्या होगा, लैम्डा डैश जो नया होगा वो कितना होगा। नई वोल्टेज का चेंज निकालना पड़ेगा इसके लिए अपन को पहले, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होती है ना वो वोल्टेज को बढ़ा के या घटा के ही होती है, और वोल्टेज का जिक्र भी कर रखा है। तो नई वोल्टेज इसने बढ़ा दी 300 गुना, तो 300 गुना बढ़ाने, पहले 150 थी, ठीक है। तो 150 प्लस 300% ऑफ 150, है ना, तो ये होगी 600। तो अपन क्या करेंगे, 600/150 इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश, ये कट गया 4, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा/2, ठीक है। ये अपने पास आ गया 153 का फर्स्ट ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज शोन बिलो। ओके, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। तो ना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता है ना, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के अंदर पता है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी है, फिर ये हो गया एक्सेलरेशन। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और इन दोनों के बीच में कितने का होगा, 180 का। तो जिसमें पाई का फेज डिफरेंस दिख रहा है वो अपना आंसर आ जाएगा। इफ़ अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, एक अपने पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंस किया, देन द एमर्जिंग वेव फ्रंट विल बी, एक ऐसे पैरेलल लाइन्स आई जिनका प्लेन वेव फ्रंट होता है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर इंसिडेंट किया, तो ये क्या करेंगे, फोकस के ऊपर कन्वर्ज कर देंगे, तो कैसा बनेगा, कन्वेक्स स्फेरिकल बनेगा। ओके, मतलब ये ऐसे, सॉरी ये 90 डिग्री होगा ना, तो ये ऐसे करेंगे, ऐसे मर्ज कर जाएंगे इसके ऊपर, तो फिर ये कौन सी शेप होगी, स्फेरिकल ही हुई, मतलब सर्कल बन जाएगा ना ये। ओके,
A progressive wave of frequency 500 Hz is traveling within a speed of 330 मीटर पर सेकेंड इन द फ्रीक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच हैव फेज डिफरेंस 30 डिग्री, फेज डिफरेंस दे रखा है अपन को, ठीक है। तो सीधे सीधे बात है कि ना अपने पास v इज इक्वल्स टू लेमडा एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लेमडा निकाल लेंगे, लेमडा आएगा 33/50 मीटर, और फेज डिफरेंस के लिए क्या होता है, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अपन ने क्या निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। फेज डिफरेंस इन्होंने 30 डिग्री दे रखा है अपन को, ठीक है जी। तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6, तो π/6 हो गया इज इक्वल्स टू 2π/λ की वैल्यू है 33 × 50 इंटू में डेल्टा एक्स, तो पाई से तो गई पाई, ठीक है। ये इधर आके हो जाएगा 600/33, ठीक है जी। तो 600/33 33/600 होगा अपना आंसर। तो अपने पास आएगा ये 0 पॉइंट, सेकंड ऑप्शन आएगा क्या, 156 का सेकंड अपन सोल्व करेंगे ना, तो आप देख लेना ये सेकंड ऑप्शन ही आएगा। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 33/600, ठीक है सर। Two closed pipes produce 10 beats per second when emitting their fundamental modes. If the length are in ratio 25/26, then the fundamental frequency in hertz are, ठीक है सर। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/4L, ठीक है। तो F1 - F2 इसने कितना दे रखा है अपने पास, 10 दे रखा है, और F1/F2 कितना आएगा, वो मतलब लेंथ का डिफरेंस आएगा, तो L2/L1 आएगा, जिसका अपन इसने दे गिवन है ऑलरेडी 26/25, ठीक है। तो F1 - F2 मिल गया अपन को, F1/F2 मिल गया। इसके थ्रू हम F1 और F2 दो इक्वेशन मिल गई, तो हम आंसर अपने इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन है, आप लोग चेक कर लेना। फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन, मतलब कि ना एक ऐसी ऑसिलेशन हो रही है जिसके अंदर डैम्पिंग हो रही हो, यानी फ्रिक्शन की वजह से ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। इफ़ टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज़ t, ठीक है। यानी a एम्पलीट्यूड से a/2 हो गया, तो वो t है, यानी कि t हाफ लाइफ जो है ना इसकी वो t है। देन टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप 1/8 ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, तो a/2 की पावर जो हमें t फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये इक्वल होगा a/8, ठीक है। तो a से a गया, तो 2 की पावर t इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इट इज़ 3, t इक्वल टू 3, 158 का सेकंड ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कैपेसिटर का, ऑल्सो डिपेंड ऑन चार्ज, आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट, बाकी रिकन्सिडर कर लेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाई, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। व्हेन द कैपेसिटर, क्योंकि ना भाई कैपेसिटेंस जो होता है ना वो चार्ज के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, वो तो मटेरियल क्या है और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितना फील्ड है उसके ऊपर करेगा। व्हेन द कैपेसिटर आर इन सीरीज देन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल हैव सेम वैल्यूज़। ओके, दिस इज़ करेक्ट। जैसे रेजिस्टेंस में जब वो सीरीज़ मतलब पैरेलल में होते हैं ना तो उनके ऊपर वोल्टेज सेम होती है, ऐसे ही जब कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर होते हैं ना तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, ठीक है। When we connect two charged capacitors then the total electrostatic energy will always be conserved। नहीं यार, कंजर्व नहीं होएगी, पता है एनर्जी डिस्चार्ज होने लग जाती है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। एक में चार्ज ज़्यादा है एक में कम है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी डेसिपेटेड और डिस्चार्ज होने लग जाएगी। तो आई थिंक 159 का 2 ही होगा इसका आंसर, ओनली बी इज़ करेक्ट। Minimum work done by external agent in assembling 3 identical charges from infinity to given location in the figure is। इसके लिए अपन इसकी पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल क्या होगी, इनिशियली तो क्या था जब इन्फिनिटी पे थे तो यू इनिशियल क्या था, 0 था, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो यू फाइनल कितनी होगी इसकी अपन करते हैं, इसकी क्या है 2kq² अपॉन r प्लस
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, तो ये 2r वाली ये होगी, r वाली ये होगी अपने पास, ठीक है। इज इक्वल्स टू इसका आएगा 5k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल होता है, तो अपने पास वही आएगा 5k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 8, ये वाला आंसर आ जाएगा 160 का 2। सिस्टम ऑफ 2 चार्ज दे रखे हैं अपन को, आर लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, है ना। तो अरे सिंपल सा ही है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू में डी, डिस्टेंस कितना है इनका, ओके -15 + 15 यानी 30 सेंटीमीटर हो गया, 30 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2, तो ये आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर, ठीक है सर। 161 का कितना आएगा 3। Experimental observation shows that given solid material, magnitude strain produced is same whether the stress is tensile or compressed. The ratio of the tensile strength, Young's modulus दे रखा है y sigma upon e. The length of the metal wire is L1 LA while the tension is TA and LB है तो tension TB है। तो natural length पूछ रखी है, मतलब कि ना जब tension TA है ना तो ये लेंथ है, और जब ये है तो ये लेंथ है, ठीक है। तो इजी है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है ना मैं वो बता देता हूँ, जैसे LA माइनस LO, ठीक है, ये होता है TA इंटू LO अपॉन में A इंटू वाई, ठीक है। ये वही है, यंग्स का ही फॉर्मूला है। और LB माइनस LO इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। ये डेल्टा L होता है ना, डेल्टा L की जगह मैंने ये लिखा है, ठीक है जी। ये अपने पास 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अपन को पता है कि जो इसमें यंग्स मॉड्यूलस है वो सेम है, तो अपन क्या करते हैं, यंग्स को एक तरफ रख लो, बाकी सबको दूसरी तरफ भगा दो, ठीक है। तो जिसकी वजह से इक्वलाइज हो जाएंगे दोनों, तो क्या आएगा LA माइनस LO अपॉन TA इज इक्वल्स टू LB माइनस LO अपॉन TB, ठीक है। LO इज़ द एक्चुअल लेंथ, ओके। तो इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो L की वैल्यू आएगी, LO की वैल्यू आएगी TB LA माइनस TA LB अपॉन TB माइनस TA, ठीक है। बस 162 का 3। यूट्यूब कंटेंट वाटर और स्पिरिट, वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय द मरकरी, ठीक है। वाटर भी है, स्पिरिट भी है और मरकरी भी है। तो यानी कि कुछ ऐसा सा डायग्राम है जिसके अंदर ना इधर तो स्पिरिट है, इधर वाटर है, और ये जो है ये वाली मरकरी है, ठीक है जी। तो इसने बोल रखा है द मर्करी कॉलम्स इन द 2 आर्म आर एट लेवल ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन 1 आर्म एंड 15 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अदर आर्म, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर का वाटर है और 15 सेंटीमीटर का ये है, और मर्करी का लेवल तो दोनों के अंदर सेम ही होएगा, ठीक है जी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है जी। PB के ऊपर प्रेशर क्या आएगा, इक्वल होएगा। तो हम करेंगे रो ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू 12 विल बी इक्वल टू रो ऑफ स्पिरिट इंटू ग्रेविटी इंटू 15, ग्रेविटी से ग्रेविटी गया, तो रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर, यही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी चीज़ की पूछ रखी हो तो मतलब रो ऑफ वाटर से उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। तो ये आएगा 12/15, 12/15 को हम लिख सकते हैं 4/5, या अपन लिख सकते हैं 0.8, ठीक है जी। इन थर्मोडाइनमिक प्रोसेस मैच द कॉलम, ठीक है।
तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और कॉलम्स को मैच करना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ए का 4 3 में दे रखा है भाई। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, बी का 2 आखिरी के 2 में दे रखा है भाई, ठीक है जी। और फिर आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये किस में दे रखा है, 4th में दे रखा है जी, होगा अपना क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल गैस टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल एनर्जी मोड्स with each mode has an average energy equal to half kBT and each vibrational mode has energy contribution। vibrational mode of उसका पूछ रखा है, तो vibrational mode के अंदर ना kBT होता है, ठीक है। kBT के इक्वल एक vibrational mode की एनर्जी जो होती है kBT के इक्वल होती है। एवरेज जो होती है वो हाफ होती है उसकी, वाइब्रेशनल डबल होती है। What will be the value of UB, ठीक है। So ये क्या है, ए से बी जब जा रहे हैं तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है अपने पास, ठीक है। तो जो UA होगा वही UB होगा। UA और UB की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, कोई एनर्जी हमने दी नहीं, टेम्परेचर उसका बढ़ा ही नहीं, तो जो पोटेंशियल होगा वो सेम ही होगा, यानी कि 200 जूल अपना आंसर आएगा। एस्टिमेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन। एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है और ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू NE VDA न्यूटा, है ना। तो VD की वैल्यू क्या होएगी, I/NEA, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो ये है 1.5 और n की वैल्यू है 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻7। और अगर इसको 1 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सेकंड। मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सेल व्हेन। मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ किया जा सकता है, जब सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, करंट क्या होता है, I इज इक्वल्स टू E/R+R, ठीक है। और जब करंट मैक्सिमम हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है ना वो दे ही ना, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़ीरो हो गया, ये अपने पास सेल है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये अगर ज़ीरो हो गया, आर की वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये वायर प्लेन वायर बन जाएगी। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने आगे और पीछे वाले पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द सेल बोलेंगे। Consider the following statements. All the magnetism is due to circulating currents, that is there cannot be magnetic field without current, ठीक है जी। करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ना चलते हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये ऐसा कहना चाहता है, ऑल द मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट, दैट इज देयर कैन नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड विदाउट करंट। लेकिन यार जो मैग्नेट होता है ना अपने पास, मैग्नेट तो ऐसे ही प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये तो गलत होगी भाई बात। द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 बोर्स मैग्नेटॉन, ठीक है, ये बात ठीक है। तो अपने पास आ गया स्टेटमेंट ए इज़ इनकरेक्ट एंड बी इज़ करेक्ट, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन होते हैं ना, इनके पास इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, 170। तो बेसिकली क्या है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर एक मिली एम्पियर का करंट जा रहा है, आगे अपने पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 12 ओम का, ठीक है। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, जो पोटेंशियल आएगा ना इज इक्वल्स टू I/R+RG, V इज इक्वल्स टू IR, यही होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 10 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 करंट और R+12, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू आई, अपन सॉल्व करेंगे ना तो 9988 ओम आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 170 का 2 होगा। सीरीज़ में मैंने बताई दिया तुम्हें।
क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ना सीरीज़ में लगाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर सीरीज़ में लगेगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा। और रेंज इसने 10 वोल्ट दे रखा है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम। सर्कुलर कोयल इज़ बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर, ओके, एट rectangular stretch, then the direction of the induced current is clockwise, the direction of the induced current is anti-clockwise, anti-clockwise आएगी डायरेक्शन इसकी। क्या है, देखो जो सर्कुलर कोयल है ना, इसको डिफॉर्म कर दिया एक नैरो स्ट्रेट वायर के अंदर, ठीक है, तो ये ऐसे बन गई, ठीक है, ये ऐसे बना दी इसको, ठीक है। तो अभी हुआ क्या कि ये इधर कंप्रेस हुई है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कुछ करंट इंड्यूस होएगा, तो किस डायरेक्शन में होएगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होएगा। इस डायरेक्शन में क्यों होएगा, लेंस लो लगाते हैं अपन, ठीक है। तो अपन लेंस लो लगाएंगे ना, तो क्या है, फ्लक्स बाहर की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ और फ्लक्स की डायरेक्शन के अंदर अपन थंब रखेंगे, तो थंब ऊपर की तरफ है, तो फिंगर इस तरफ कर्ल कर रही हैं, तो इस तरफ की डायरेक्शन आ गई अपने पास, ठीक है। द टू सर्कुलर कोयल, वन ऑफ स्मॉल रेडियस एंड अदर इज लार्ज रेडियस, आर प्लेस्ड कोएक्सियली, ऐसे रख दी, विद द सेंटर कोइंसाइडिंग, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज़, भाई साहब डायरेक्ट फार्मूला पूछ रखा है, ठीक है, ये याद कर लो। वैसे अगर निकालना हो तो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू 5/i, है ना, तो 5/2/i1, तो 5/2 की वैल्यू होएगी b1a2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i इंटू पाई r स्क्वायर इंटू 2r, है ना। तो अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, फाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने निकाला क्या है, म्यूचुअली प्लेस्ड हैं, तो इस ये क्या है, ये वाला जो अंदर वाला है ना, ये 2 मान लिया मैंने, और बाहर वाले को 1 मान लिया। ये 2 वाला जो है, बाहर वाला जो है, इसके अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे हम, और अंदर वाले के ऊपर फ्लक्स चेंज होएगा, अगर करंट ऊपर नीचे होएगा तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, फ्लक्स कैसे निकालेंगे, बाहर वाले की तो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, phi 2 इज इक्वल्स टू, बाहर वाले की तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और अंदर वाले का, क्योंकि इस इतने से एरिया के अंदर ही तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी, तो अंदर वाले का एरिया ले लिया, तो उसके थ्रू हमने वो निकाल लिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, अंदर वाले में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है विल बी डिवाइडेड बाय करंट, और करंट कौन सा, ये करंट ही तो फ्लक्स चेंज करा रहा है, बाहर वाले का करंट, इसलिए 5/2/1 आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, यही ईजी है, बस कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है अगर वैसे देखें तो। Consider a series LCR circuit in which the reactance and the resistance are 100 ohm each. When the circuit is connected to a AC source, then the current drawn from the source is, ठीक है, तो XL minus XC is equals to 100 ohm, R is equals to 100 ohm, ये हमें गिवन है। तो Z की वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर अपन रखेंगे तो अंडर रूट 100 ओम का स्क्वायर प्लस 100 ओम का स्क्वायर, यानी कि 100√2, आई इज इक्वल्स टू V/Z होता है, ठीक है, तो 220/100√2, ठीक है, तो 1.1√2 एम्पियर आएगा। यार ये क्वेश्चन बड़े हैंडी होते हैं, ईजी लगते हैं जब आते हैं ना। 15 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, मिक्स की कर दी 300 ग्राम ऑफ द वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, देयर इज़ नो हीट लॉस, तो फाइनल टेम्परेचर बता दो, ठीक है, तो बड़ा इजी है। तो यार देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ना, हम बोलते हैं 300 ग्राम वाटर कुछ हीट को लॉस करेगा, ठीक है, और ये जो आइस है ना, ये आइस कुछ हीट को
गेन करेगी, ठीक है। तो जितनी लॉस होगी उतनी गेन होगी, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है तो ठीक है। तो 15 इंटू लेटेंट हीट, ठीक है जी, जो कि 1200 कैलोरी है आएगी। 15 इंटू 80, 15 इंटू 80 प्लस 15 इंटू T-0, ठीक है। ये हो गई हीट गेंड। हीट लॉस भी तो कर रहा है ना। 300 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो T-50, ठीक है, ये हीट लॉस कर रहा है तो उसको ऐड करेंगे, तो यानी कि हीट गेंड माइनस हीट लॉस इक्वल टू 0, क्योंकि कुछ वेस्ट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इसको जब अपन सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 1200 प्लस 15T प्लस 300T माइनस 1 2 3 15,000 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वो उधर चला जाएगा। 1200 और 15,000 17 16,200, 16,000 नहीं सॉरी माइनस होएगा ना वो तो ये हो गया 15,000 इज इक्वल्स टू 0, ये 13,800 हो गया है ना। तो ये उधर चला जाएगा। 13,800 इज इक्वल्स टू 315T, इसको डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 315, ठीक है। ये इधर चला गया तो T की वैल्यू आएगी 43.8। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड द कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा फॉर द सॉलिड इज द y इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। Which of the following conclusion can be drawn if the electromagnetic और आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स के लिए भी यही होता है, y is equals to 3 अल्फा, ठीक है। Which of the following conclusion can be drawn if electromagnetic wave satisfy the Ampere law for vacuum? तो उसके लिए अपने पास आएगा ये, ठीक है जी। याद कर लो यार, ये कुछ ऐसा खास है नहीं, मतलब मैंने मेरे टाइम में तो याद ही किया था। Which of the following conclusion can be drawn if the electromagnetic wave satisfies the Ampere law of vacuum? If a container of height 117.3 centimeter is filled with liquid refractive index mu, the bottom of the container appear to be raised by 3.46 centimeter. The refractive index of the liquid, कुछ भी नहीं है, शिफ्ट वाला जो फॉर्मूला है ना उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू करनी है। जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट कितना है 3.46, वो इक्वल होगा h हाइट कितनी है 17.3 है ना, तो इसको डायरेक्ट 17.3 लिख देते हैं इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। इसके थ्रू अपन जब आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। द रिफ्रैक्टिंग एंगल एंड द मिनिमम एंगल ऑफ द डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इज सेम एज 60, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विल बी, ठीक है बॉस। तो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 1.73 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू 60 दे रखी है और इसकी वैल्यू भी 60 दे रखी है, इसकी भी 60 दे रखी है, इसकी भी 60 दे रखी है, डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है बॉस। तो अपन ये करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है ना वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और एनलार्ज बनाएगा, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। तो ए का एच आएगा, तीनों के अंदर एच है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, कंपाउंड है तो मैग्नीफाइड इमेज देखने को अपन को मिलती है, ठीक है। तो इमेज इज़ मैग्नीफाइड, यानी कि बी का ई है ना, मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। और इन्वर्टेड उसके अंदर होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसके अंदर भी इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल होती है इमेज। तो वर्चुअल तो दोनों के अंदर ही है, इन्वर्टेड की बात है तो इन्वर्टेड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया अपने पास। In a resonance tube, the room temperature of the two successive resonant length of air column 25 centimeter and 80 centimeter, ठीक है। तो दो लेंथ होगी अपने पास। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ 340 हर्ट्ज देन स्पीड ऑफ द साउंड विल बी। स्पीड ऑफ द साउंड के लिए क्या करते हैं अपन, देखो सबसे पहले तो जो डिफरेंस है दो रेजोनेटिंग लेंथ के अंदर वो कितना है, ठीक है। तो 80 माइनस
25 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया ये 55 हो गया है ना 55 सेंटीमीटर। ओके तो ये किसके इक्वल होता है डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल होता है ठीक है क्योंकि दो मतलब एयर कॉलम के अंदर जब रेजोनेंस होता है तो उनका जो डिफरेंस होता है ना वो लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई अपने पास 110 सेंटीमीटर आ गई ठीक है जी। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने 340 दे रखी है वी निकालनी है तो दिस इंटू दिस इज़ वी है ना v इज़ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ ठीक है। तो 110 इंटू 340 ये सेंटीमीटर में है तो डिवाइडेड बाय 100 और हो जाएगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा 110 बटे 100 गुना में 340 इज इक्वल्स टू ये गया ये गया ये गया ये गया 347 मीटर पर सेकंड ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर और अगला एग्ज़ाम भी हम ऐसे ही फटाफट सॉल्व करेंगे। आई थिंक आज थोड़ा सा अच्छा गया है पहले और दिनों के मुकाबले। आप प्लीज़ रिव्यू कमेंट के अंदर प्लीज़ डाल के मुझे बताएं और आपको जो भी क्वेश्चन देखना हो वो आप स्किप करके इजीली देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।